राजनीतिक जीवन का तीसरा जो सिलेबस है, हम उस पे बात करते हैं। और चलिए जानते हैं। तो देखिए याद रखिएगा इकाई 1 के रूप में देखेंगे भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। अध्याय 1 जो है भारतीय संविधान की बात करें, संविधान की आवश्यकता और मुख्य लक्षण की बात करेंगे। अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ की बात करेंगे। और इकाई 2 में जो है संसद और कानूनी निर्माण की बात करेंगे, जिसमें अध्याय 3 और 4 के रूप में बाँटा गया है, जिसमें हमें संसद क्यों चाहिए और कानूनों को कैसे समझेंगे, ये बात करेंगे। तीसरी इकाई में आप न्यायपालिका को बात करेंगे, जिसमें अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे, जिसमें 5 में न्यायपालिका स्पेशल पढ़ेंगे और हमारी आपराधिक जो न्यायालय प्रणाली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथी इकाई में हम सामाजिक न्याय और हाशिया की आवाज़ पे बात करेंगे, जिसमें हाशियाकरण की समझ करेंगे, हाशियाकरण को कैसे निपटाना चाहिए, इसकी बात करेंगे। हाशिया का मतलब होता है जनजाति जो पिछड़ी जाति हैं, उनको कैसे हम समाज में जोड़े, इसकी बात होगी। इकाई 5 जो है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जिसमें 9 और 10 पढ़ेंगे, जिसमें जन सुविधाएँ और कानून और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की अगर बात हो रही है, तो चलिए हम जानते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों है? हम ये जानते हैं। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है? इसके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। तो संविधान जो है नियमों का वह समूह है, जिसके आधार पर किसी देश को चलाया जाता है। किसी देश को भी चलाया जा सकता है। जैसे पॉइंट के रूप में देखें जो हमारे समाज हैं, यह हमारे समाज के मौलिक स्वरूप को तय करता है संविधान। यहाँ राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है संविधान। यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुसंख्यकों की जो निरंकुशता जो है उसको रोकता है संविधान। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण बता सकते हैं तो बताइए। तो संविधान के मुख्य लक्षण की बात करेंगे तो संघवाद और संसदीय शासन पद्धति की बात करेंगे। तो संघवाद में बात करेंगे तो देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना, मतलब केंद्र राज्य और स्थानीय, ये सब होना संघवाद के रूप में होता है। संसदीय शासन पद्धति जो होता है वो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर तीसरा क्या है कि शक्तियों का बराबर होना, मतलब बराबर रूप से पावर होना। याद रखिएगा शक्तियों का पावर याद रखेंगे। तो यहाँ पे शासन के 3 अंग हैं। एक विधायक जो कि एमएलए के रूप में जानते हैं, जो कि कानून बनाने वाली होती है। एक कार्यपालिका जो कि कानून लागू करने वाली होती है। एक न्यायपालिका जो विवाद को सुलझाने वाली होती है। याद रखना है। तो 3 रूप से विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 है कि मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। इसे संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कह दीजिए, अंतरात्मा कह दीजिए। कहा जाता है ये नागरिकों को राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है। समझ गए? सत्ता से बचाता है। 5वां पॉइंट देख लीजिएगा, धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, ये बोला जाता है। और सभी धर्म को सम्मान करता है, सभी धर्म का सम्मान करता है, ये बोला गया है। बात करते हैं प्रश्न एमसीक्यू, अब इससे सुनते हैं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रश्न नंबर तीसरा है संविधान के किस भाग को उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। चौथा प्रश्न क्या है? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अंतिम बार जो है बड़ा जन आंदोलन कब हुआ था? तो हम बताएंगे 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अब 5वें प्रश्न है शक्तियों का जो है पावर की बात करें, सिद्धांत के तहत जो है सरकार का कौन सा अंग कानून को लागू करने का काम करता है? तो वो है कार्यपालिका। शक्ति को लागू कौन करता है बताइए? कानून लागू करने का काम कार्यपालिका को, ये कानून चलाने वाला, बनाने वाला काम करता है। लागू करेगा कार्यपालिका, न्यायपालिका उसे सुलझाएगा। अध्याय 2 की बात करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की बात करेंगे। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये हम फिर से जानते हैं। तो संविधान के कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
संविधान जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जिसमें आदर्शों का निर्धारण करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है और स्वयं से सुरक्षा होता है। तो आदर्शों का निर्धारण यह उन बुनियादी सिद्धांतों को बताता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार रचना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण की बात करेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है? तो संघवाद, संसदीय शासन पद्धति। संघवाद जो है इसका अर्थ है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं। याद रखिएगा इसका अर्थ है कि देश में जो है एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं जिसमें केंद्र स्तर, राज्य स्तर, पंचायती राज पर बँटा हुआ है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह ज़रूरी है कि केवल दिल्ली में बैठकर लोग फैसला ना लें, मतलब और जगह से भी फैसला हो सके। संसदीय शासन पद्धति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। संविधान भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। ये भी बात क्लियर है। शक्तियों का जो है सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। तो शक्तियों का जो उपयोग है, हम याद रखिए संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंगों के रूप में हम लोग करते हैं। एक विधायक के रूप में, कार्यपालिका के रूप में और न्यायपालिका के रूप में। ठीक है, तो विधायक के रूप में देखा जाए तो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका के रूप में हम पढ़ चुके हैं, वे लोग जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका के रूप में हम पढ़े हैं कि अदालतों की व्यवस्था को, विवादों को निपटारा करती है। और भी बात करें मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। मुख्य अधिकार है समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता की तो भारतीय राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को सम्मान करता है, लेकिन समान रूप से देखने के चक्कर में, वोट के चक्कर में जहाँ ज़्यादा जनसंख्या उधर पलट जाते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हमारा देश भारत है और भारत हमारा शुरू से अशोक का नाम सुने हैं? मौर्य का नाम सुने हैं? शुरू से हिंदू राष्ट्र रहा है। ये आप समझ सकते हैं। और हम भारत के हैं। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? प्रश्न नंबर 1 किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी नियमों के लिखित संग्रह को क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हम बताएँगे 1946 में किया गया था। अगर मान लीजिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बता सकते हैं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न है संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो संघवाद से जो तात्पर्य है, वह देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना होता है संघवाद। और बात करेंगे 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन-सा सरकार का अंग नहीं है? तो कौन-सा सरकार का अंग नहीं है? तो प्रेस नहीं है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये सब हैं। याद रखिएगा संवैधानिक अंग नहीं है प्रेस। स्तंभ है, याद रखिएगा लोकतंत्र का स्तंभ है। 6 प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, 1 घट गए। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की बात करेंगे, किस मौलिक अधिकार के तहत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, बच्चों से मज़दूरी करवाना अपराध है, तो वो शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे अगर काम करेंगे, नहीं तो 6 से 14 नहीं 14 वर्ष से ज़्यादा का बच्चा है कर सकता है, लेकिन 14 वर्ष तक का बच्चा नहीं कर सकता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है अदालत जाने का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान बनकर जो है तैयार हुआ था। तो कब बनकर तैयार हुआ था? तो हम बताएँगे 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। लेकिन बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, नेपाल में जो है राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुआ था। आगे चलेंगे, अध्याय सारांश धर्मनिरपेक्षता की समझ की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है बता दीजिए? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म को राज्य से अलग रखना। इसका मतलब है कि राज्य जो है देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
मतलब आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देगा। ये बात सही है। चलिए आगे बात करते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है? बहुअल्पसंख्यकवाद को रोकने के लिए यदि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेगा, तो वह अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव या उन पर अत्याचार कर सकता है। ये बात तो सत्य है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात करें, तो नागरिकों के पास अपने धर्म से बाहर निकलने या दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है? तो भारतीय धर्म व्यवस्था की बात करें, तो याद रखेंगे इसमें पॉइंट पढ़ेंगे। भारतीय धर्म व्यवस्था जो है पश्चिमी, जैसे अमेरिका धर्म व्यवस्था से थोड़ी अलग है। अमेरिका जो धर्म व्यवस्था है उससे अलग है। हस्तक्षेप नीति की बात करेंगे। भारतीय राज्य धर्म से जो है सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। कौन सरकार? उदाहरण के लिए मान लीजिए छुआछूत, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए सरकार ने हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया था। सरकार कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट भी देता है। जैसे सिख धर्म के व्यक्तियों को जो है हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, क्योंकि उनके धर्म में पगड़ी पहनना अनिवार्य है। सही बात है, पगड़ी पहनना अनिवार्य है, इसलिए उन्हें हेलमेट से दूर रखते हैं। अमेरिका बनाम भारत, अमेरिका और भारत के बीच की हम तुलना करते हैं। अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव है, बहुत अलग है। वहाँ सरकार किसी भी स्थिति में धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे सकती। इसके विपरीत भारत में यदि धर्म के नाम पर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। याद रखिएगा। अब इससे एमसीक्यू की बात करते हैं, तो सुनिए, धर्म व्यवस्था का मुख्य अर्थ क्या है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे, धर्म को राज्य से अलग रखना होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? बता सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश है, समान रूप से है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय राज्य धर्म से किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? तो सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप संभव होता है। चौथे पॉइंट की बात करें, तो किस मौलिक अधिकार के तहत छुआछूत, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया? तो हम बताएंगे, समानता का अधिकार पर प्रतिबंधित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्ति को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, क्योंकि राज्य धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। और भी बातें करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच कैसा संबंध है? तो राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव होता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, 7वें प्रश्न की बात करेंगे। इनमें से कौन-सा उदाहरण धर्म व्यवस्था के विरुद्ध है? तो किसी विशिष्ट धर्म के लोगों को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना। ये हमारे लिए धर्म व्यवस्था सिद्धांत है कि बारे में बताया गया है कि नहीं रोका जा सकता, आप जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, फ्रांस ने 2004 में कौन-सा विवादित कानून बनाया था? बता सकते हैं? तो स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों जैसे हिजाब, पगड़ी को पहनने पर रोक की बात करता है। तो फ्रांस ने 2004 में कौन-सा विवादित कानून बनाया कि स्कूल में जो धार्मिक प्रतीक होते थे, उसको पहनने को रोक लगाया। जैसे हिजाब पहनती थी, पगड़ी पहनना, ये सब पे रोक लगा था। तो ये हुआ दोनों कि भाई पगड़ी पे भी रोक है, तो हिजाब पे भी रोक होगा। तो ये होना चाहिए। तो इस तरह का हमारे भारत में थोड़ा निर्णय लेने में थोड़ी-सी सरकार को हिचकिचाहट होती है। अब देखते हैं, क्या-क्या बदलाव होते हैं। भारतीय धर्म व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? बता सकते हैं? तो एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को जो है ना दबाएँ। यही प्रश्न 10वां, क्या भारत में सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकता है? तो हम बताएँगे नहीं, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध है, बढ़ावा नहीं दे सकता। अब देखिए, अध्याय सारांश में हमें संसद क्यों चाहिए? हमें सांसद क्यों चाहिए, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे, लोग उनके प्रतिनिधि होते हैं। याद रखिएगा, लोग और उनके प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सहमति का विचार सबसे महत्वपूर्ण है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह ही संसद कहलाता है। यह संसद ही सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। भारतीय संविधान की भूमिका, तो संसद के मुख्य रूप से 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल।
याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए हम बात करें तो संसद में राज्यसभा की बात करेंगे, तो इनमें कुल 245 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। इनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा का। यह मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं राज्यसभा। लोकसभा की बात करें हाउस ऑफ द पीपल, इसके कुल निर्वाचित जो हैं 543 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर करते हैं। संसद के कार्य क्या-क्या हैं? चलिए हम जानते हैं। तो संसद के कार्य हैं पॉइंट 1 में देखेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, ये संसद के कार्य हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत में जैसे 272 या उससे अधिक सीट मिलता है, तो उसका सरकार बनता है। पॉइंट नंबर 2 कि सरकार को नियंत्रित करना और जानकारी देना। तो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है के माध्यम से संसद सरकार से कामकाज का हिसाब माँगता है। अब बात करते हैं तीसरा कानून बनाना। कानून बनाना जो है यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हम अलग अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, याद रखना है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा है कि संसद में कौन लोग होते हैं। तो आजकल संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग की संख्या बढ़ रही है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों, दलित, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं के लिए भी सीट के आरक्षण पर निरंतर चर्चा होती रहती है। लगातार मतलब होते रहती है। अब महत्वपूर्ण एमसीक्यू इसका देखेंगे। भारतीय संसद में जो है या भारतीय संसद के कितने सीट मतलब कितने सीट नहीं कितने सदन होते हैं। तो भारत संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है बताइए? तो दूसरा प्रश्न हम देखेंगे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो 272 सीटों की आवश्यकता होती है प्लस कहिए प्लस अधिक मतलब होता है अधिक भी होता है। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव मुख्य रूप से कौन कराता है? तो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए जिसे बोलते हैं वो करवाता है। अगर मान लीजिए पूछते हैं आपसे पूछिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है कि संसद का कौन-सा सदन जो है अस्थायी सदन कहलाता है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं करते हैं, अस्थायी है। ये 2 साल में हटाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब विधानसभा वरना लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 5वें प्रश्न की बात करेंगे कि संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर का क्या महत्व होता है? तो इसके माध्यम से संसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर मान लीजिए पूछता है कि 6 प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत जो है किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जिसमें से 2 जो है एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 7वें प्रश्न की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश में पहली बार किस वर्ष के आम चुनावों में किया गया था? तो 2004 में किया गया था, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। ये भी क्लियर हो गए। 9वें प्रश्न है कि भारतीय संसद का सर्वोच्च कानून जो है निर्मात्री निकाय कौन-सा है? तो वो है संसद। तो याद रखिएगा भारत ये संसद का सर्वोच्च कानून संसद ही निकालेगा, उसका निकाय करेगा, है ना? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, स्पीकर करेगा और राज्यसभा का अध्यक्षता हमारा राष्ट्रपति करते हैं। आगे बात करते हैं कि अध्याय में कानूनों को समझें। कानून की समझ की बात करेंगे, कानून का शासन की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। इसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है। देश का कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितनी भी अमीर हो या उच्च पद पर हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पर हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए पूछते दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, प्राचीन और औपनिवेशिक कानून की बात करेंगे, तो प्राचीन भारत में कानून स्थानीय और अक्सर जो है जाति पर आधारित थे। प्राचीन भारत के जो कानून थे स्थानीय और अक्सर जाति पर आधारित होते थे। ब्रिटिश काल में कानून मनमाने थे। उदाहरण के लिए रॉलेट एक्ट की बात करें जो 1919 में आया था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन दमनकारी कानून को कड़ा विरोध किया था।
ये एग्ज़ाम्पल के रूप में। नए कानून कैसे बनते हैं, ये बात करते हैं। तो नए कानून की अगर बात करेंगे तो संसद कानून बनाने वाली मुख्य संस्था है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया अक्सर जनता की आवाज़ से शुरू होती है। जब समाज के विभिन्न समूह किसी खास मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा, प्रदूषण पर जो है कानून की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा महसूस करते हैं, कानून की ज़रूरत की महसूस करता है, तो अपनी बात संसद तक पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए लें तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में महिला के लंबे संघर्ष और संगठन है संगठनों के दबाने के लिए अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून की बात करेंगे तो इसमें भी हम बात करेंगे कभी कभी संसद ऐसे कानून पारित कर देते हैं जो संवैधानिक रूप से तो वैध होते हैं लेकिन जनता को ये दमनकारी लगते हैं। जैसे यूसीजी आया था ना, उसमें हुए थे, कुछ आरक्षण का आया था, तो इस तरह का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे मामलों में लोग विरोध प्रदर्शन, जनसभाओं और अखबारों के माध्यम से अपनी असहमति जताते हैं। यदि मामला गंभीर है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून की समीक्षा कर सकती है और उन्हें रद्द भी कर सकती है। अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, कानून का शासन का क्या अर्थ होता है? तो कानून के शासन का अर्थ है कि कानून की नज़र से सभी नागरिक समान हैं। समान रूप से रहेंगे, ठीक है? समान हैं। अगर मान लीजिए पूछते दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉयल्ट एक्ट 1919 का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि यह बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की बात कही गई थी। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा है भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन-सी थी? तो हमारा पार्लियामेंट संसद है। अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ? तो हम बताएँगे 2006 में लागू हुआ था। 5वें प्रश्न को देखेंगे और ध्यान से बताएँगे कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो संविधान के विरुद्ध तो उसे कौन-सा जो है रद्द कर सकता है मतलब तो उसे कौन रद्द कर सकता है? तो न्यायपालिका कर सकता है, अदालत रद्द कर सकता है। अगर मान लीजिए दमनकारी कानून की बात करेंगे, किसे कहते हैं? तो जो लोग मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करे और उन्हें परेशान करे, उसे दमनकारी कानून कहते हैं, दबाना कहते हैं। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, 7वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, किस कानून के विरुद्ध या किस कानून के विरोध के दौरान हुआ था, ये बता सकते हैं, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है? अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे, 8वां प्रश्न है कानून बनाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी? तो आम जनता की आवाज़ और विभिन्न सामाजिक समूहों की थी। अगर मान लीजिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे, 9वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है। 10वां प्रश्न की बात करेंगे, 10वां प्रश्न है कि क्या कानून किसी सरकारी अधिकारी को अपने पद के ठीक है, अपने पद के कारण सजा से बचा सकता है? तो नहीं, कानून सभी के लिए समान है, कोई पद का फ़ायदा नहीं उठा सकता। अध्याय की बात करें, अध्याय सारांश की में न्यायपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? तो न्यायपालिका के कार्यों को 3 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। एक तो विवाद निपटाने के लिए, एक न्याय समीक्षा के लिए और संविधान की व्याख्या और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ये सब याद रखना है। तो जिसमें विवाद निपटारा कहिए निपटाने के लिए नागरिक व सरकार 2 राज्य सरकार मतलब 2 राज्य सरकारों या केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवाद को सुलझाना, ये विवाद निपटारा हो गया। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। संविधान की व्याख्या और मौलिक अधिकार की बात करें, रक्षा की बात करें, तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह जो है उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय जो है जा सकता है। और बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है विधायिक और कार्यपालिका न्याय जो है कार्यपालिका याद रखिए विधायिक और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते। विधायिका और कार्यपालिका नहीं दे सकते न्यायपालिका के काम में। जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नग्न होती है और उन्हें पद से हटाना बहुत कठिन होता है। यह स्वतंत्रता ही जजों को बिना किसी दबाव को न्याय करने की शक्ति देती है। भारत में अदालतों की संरचना की बात करते हैं, जिसमें भारत में अन जो अदालत होते हैं, अदालत की जो संरचना होती है, पिरामिड जैसी होती है।
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट देखेंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो कि नई दिल्ली में है। इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। इसके मुखिया जो हैं, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होता है। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे। यह राज्य स्तर पर होता है और भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखना है। और तीसरे पॉइंट की बात करें, निचली अदालत जिसे हम जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। इन्हें जिला अदालत और तहसील स्तर की अदालत भी कहते हैं। अधिकांश लोग इन्हीं अदालतों से जो है संपर्क में आते हैं और यहीं तक सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगर विधि की विभिन्न शाखाओं की बात करेंगे, तो पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से विधि के विभिन्न शाखाएँ बहुत अलग-अलग है, जिसमें फौजदारी कानून और दीवानी कानून भी है। फौजदूरी फौजदारी जो कानून है, उसकी बात करें तो इनमें चोरी, हत्या, दहेज के लिए जो प्रताड़ना होती है या कष्ट दी जाती है, जैसे अपराध आते हैं फौजदारी कानून में, इनमें एफआईआर दर्ज की जाती है और दोषी को जेल हो सकता है, याद रखना है। दीवानी कानून जो होती है, सिविल जो लॉ होता है, इनमें ज़मीन की बिक्री, किराए के विवाद, तलाक जैसे मामले आते हैं। इसमें जो है पीड़ित पक्ष केवल राहत की माँग करता है, जैसे जुर्माना और किराया का भुगतान करना। अब इसकी एमसीक्यू बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, ये हम जानते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है न्यायपालिका का कौन-सा कार्य संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को रद्द करने की शक्ति है? तो न्यायिक समीक्षा को है, याद रखना है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है? तो सरकार के अन्य अंगों मतलब कार्यपालिका विधायकों का हस्तक्षेप न होना न्यायपालिका में। बात करते हैं 5वां चोरी, दहेज और हत्या के मामले में कानून की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो फौजदारी कानून के तहत आता है ये सब, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न है जमीन के विवाद या किराए के मामले में किस कानून के अंतर्गत सुलझाया जाता है? तो दीवानी कानून के तहत सुलझाया जाता है। अगर मान लीजिए 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न है कि जनहित याचिका पीआईएल की व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी ताकि गरीबों का न्याय पहुँच सके? तो ये है 1980 के दशक में पहुँच सकेगा। बात करते हैं और भी 8वां प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हम बताएँगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, याद रखने वाली बात है। अगर मान लीजिए अपीली व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो अपीली व्यवस्था का अर्थ होता है कि निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में जाना, यही होता है। अगर मान लीजिए पूछते 10वां प्रश्न है कि नागरिक को याद रखिए प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के वकील के माध्यम से अपने बचाव करने का अधिकार संविधान ने किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है कि आप अपना वकील लाइए और ये काम कीजिएगा और बचाव कीजिए। चलिए आगे चलेंगे अध्याय हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करेंगे। अध्याय सारांश की बात करते हैं और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करते हैं। तो चलिए न्याय प्रणाली की बात करेंगे तो पहले हम टॉपिक है पुलिस की भूमिका की बात करेंगे। पुलिस का मुख्य काम है अपराधों की जांच करना, होता ही है, जिसमें एफआईआर का नाम सुने होंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करते हैं, एफआईआर बोलते हैं। किसी अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब एफआईआर दर्ज करती है। इसके बिना जांच शुरू नहीं हो सकता। और पॉइंट नंबर 2 देखें कि पुलिस किसी भी अपराधी जो है किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकता। यह तय करना केवल अदालत का काम है। जांच के दौरान पुलिस किसी को जो है प्रताड़ित भी या मारपीट नहीं कर सकता। अनुच्छेद तो जो है 22 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 22 के तहत कहा गया है। बात करें सरकारी वकील की बात करें, याद रखिएगा तो सरकारी वकील जो है अपराध को केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। इसलिए अदालत में पीड़ित की ओर से जो वकील लड़ता है वह सरकारी वकील होता है। उसका काम राज्य का पक्ष निष्पक्ष रूप से अदालत के सामने रखना होता है। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है बचाव पक्ष का वकील की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार हर व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए एक वकील रखने का मौलिक अधिकार है। यदि कोई गरीब है और वकील नहीं रह सकता है तो अनुच्छेद 39A के तहत जो है सरकार उसे वकील मुहैया कराती है। अगर मान लीजिए पूछते
नंबर है न्यायाधीश और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अगर बात करें तो जज एक खेल के अंपायर की तरह होता है। वे निष्पक्ष होकर गवाह के बयान सुनते हैं और सबूत के आधार पर तय करते हैं कि आरोपी दोषी है या नहीं। निष्पक्ष सुनवाई के कारण देखा जाए तो इसका अर्थ है कि आरोपी को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले, उसे चार्जशीट की कॉपी दी जाए और सुनवाई खुली अदालत ओपन कोर्ट में हो सके। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, किसी अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस सबसे पहले क्या दर्ज करती है? बता दीजिए। तो एफआईआर दर्ज करती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज दर्ज करेगी। पॉइंट नंबर 2 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 करता है। और बात करें तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि कोई आरोपी गरीब है और वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसे वकील देगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 39 ए में कहा गया है। और बात करेंगे चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, अदालत में राज्य मतलब समाज का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकारी वकील करता है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, किसी आरोपी को दोषी करार देना या बरी करना किसका काम है? तो वो न्यायाधीश का काम है, याद रखिएगा। छठे प्रश्न की बात करें। छठा प्रश्न है, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के मामले जो हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो 24 घंटे का पेश करना होता है। अगर मान लीजिए पूछते कि 7वें प्रश्न की बात करें, निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्या आवश्यक है? तो बता दीजिए, सुनवाई खुली अदालत में हो या आरोपी को वकील मिल जाए। अगर मान लीजिए 8वें प्रश्न की बात करें, 8वां प्रश्न है, क्या पुलिस हिरासत में दिया गया इकबाली बयान जो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो हम बताएंगे केवल मतलब नहीं किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 22 के तहत मान्य नहीं है। अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें, डी के बसु दिशा निर्देशक किसे कहा जाता है? बता दीजिए। तो गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस के व्यवहार से संबंधित होता है। अगर मान लीजिए चार्जशीट मतलब आरोपी पत्र कौन दाखिल करता है? तो पुलिस करता है, जांच पूरी होने के बाद, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हाशियाकरण की बात करेंगे, हाशियाकरण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी समूह को उसकी भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कम आर्थिक स्थिति के कारण समाज के केंद्र से दूर महसूस कराया जाता है तो उसे हम हाशियाकरण कहते हैं। ऐसे समूहों के पास जो संसाधन तक पहुंचने या जो संसाधन है वो पहुंचना कम होता है, तो वे लोग अधिकारियों के लिए जो है आवाज नहीं उठा सकते, उन्हीं को कहते हैं हाशियाकरण, याद रखिएगा। आदिवासी, जैसे इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए, आदिवासी लोग की बात करते हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है मूल निवासी। वे समुदाय जो सदियों से जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, मतलब रहते हुए आए हैं। भारत में लगभग 8% आबादी जो है आदिवासी की है। रूढ़िवादी धारणा की बात करेंगे तो अक्सर आदिवासी को पिछड़ा और रंगीन कपड़े पहनाकर नचाने वाले रूप में दिखाए जाते हैं, जो एक गलत धारणा बताई जाती है। ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमारे जनजाति हैं, भील जनजाति हैं, गुंडे जनजाति हैं, सबको सम्मानित दिया जाता है। संथाल जनजाति है तो ऐसे नहीं है, लेकिन रूढ़िवादी धारणा बना दिया गया है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी हमारे योग्य नहीं है, लेकिन सबसे गलत बात है, उन सही योग्य कोई नहीं है, उन्हें बस सही मार्ग की आवश्यकता होती है। विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन जंगलों में खनन और उद्योगों के कारण आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। इससे उन्होंने न केवल अपनी आजीविका खोई बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा भी खो दी थी। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण की बात करते हैं तो संविधान जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या से नहीं बल्कि सत्ता और संसाधन तक जो है पहुंचने से भी जुड़ा है। अगर मान लीजिए मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, मुस्लिम समुदाय 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय को विकास के विभिन्न संकेतों जैसे शिक्षा, बिजली और पाइप का पानी में पिछड़ पाया गया, लेकिन अभी देखा जाए तो सभी लोग को समान रूप से मिल रहा है, हिंदू हो या मुस्लिम, याद रखने वाली बात है। और बात करें सहचर समिति की बात करें। सहचर समिति जो है 2005 भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए
न्यायमूर्ति राजिंदर याद रखिए राजिंदर सहचर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति में पाया गया कि मुस्लिम समुदाय की स्थिति जो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही चिंताजनक हो गई थी। ये कब की कांग्रेस की सरकार के समय की बात कही गई है, याद रखिएगा। अब थोड़ी बदलाव आनी चाहिए क्योंकि पहले के समय के हिसाब से अब जनसंख्याएं बराबर होती जा रही है और बराबर रूप से सम्मान भी मिल रहा है। तो ये उचित अनुचित की भावना ना पड़े और अपने सोच और विचार के हिसाब से अपना सम्मान बढ़ाएं और लोगों के विचारों से मिलजुल करें। प्रश्न नंबर 1 है आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल निवासी है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? बता दीजिए। तो 8% है। अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा राज्य आदिवासियों की संख्या के मामले में प्रमुख है? तो हम बताएंगे उड़ीसा। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की बात करें। आदिवासियों को अपनी जमीन से विस्थापित होने का मुख्य कारण क्या है? बता सकते हैं खनन, बांध और औद्योगिक परियोजनाएं होती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, मुस्लिम समुदाय की स्थिति की जांच के लिए 2005 में किस समिति का गठन किया गया था? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सहचर समिति का किया गया था। प्रश्न नंबर 6, समाज के किस समूह को उसकी विशिष्ट भाषा और संस्कृति के कारण अलग महसूस कराया गया? तो वो है हाशिया के समूह को किया गया। अगर मान लीजिए 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न है एनिमिज्म या जीववाद का संबंध जो है किससे है? तो आदिवासियों द्वारा प्राकृतिक आत्माओं और पूर्वजों की पूजा से संबंधित है। 8वें प्रश्न है बता दीजिए। तो अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा देने के लिए संविधान में जो है क्या व्यवस्था है? बताइए। तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगर मान लीजिए 9वें प्रश्न की बात करें, घेटोआइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो किसी समुदाय का डर या भेदभाव के कारण एक विशिष्ट इलाके में सिमट कर रह जाना, उसी को कहते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? बता दीजिए। 10वां प्रश्न है कि हाशियाकरण से निपटने का सबसे प्रभावी जो है तरीका क्या है? बता दीजिए। तो वह शिक्षा, अधिकार और जो संसाधनों के समान भागीदार देना या समान रूप से बराबर भागीदार होना, यही कहलाता है। और बात करें कि अब हाशियाकरण से निपटाएंगे कैसे, उसका एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का उपयोग करना। हाशिया पर रहने वाले समुदायों ने संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का 2 तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहला कि सरकार को अपने साथ कुछ अन्याय पर ध्यान देने की लिए जो है मजबूर किया गया है। मतलब कुछ ऐसे हुए हैं जो सरकार ने अन्याय किए हैं, उनकी पर ध्यान दिया गया है कि अब न्याय हो। यह आग्रह करना कि सरकार इन कानूनों को सही ढंग से लागू करे, जैसे अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कर दिया। समझ गए? जिसका अर्थ है कि अब दलित को शिक्षा और मंदिरों में जाने में कोई रोक नहीं हो सकता। विशेष कानून और सामाजिक न्याय की बात करें तो हाशिया के समूहों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने कुछ कड़े कानून बनाए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें, अत्याचार निवारण की बात करें, अधिनियम की बात करें, 1989 की बात करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की बात करें, यह कानून दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले भौतिक और अपमानजनक व्यवहार को रोकने के लिए बनाया गया था। यह अपराधों की सूची बनता है और उनके लिए या सभी रूप से देखा जाए तो भारी सजा का प्रावधान करता है। जाति पर नहीं चाहिए, धर्म पर चाहिए। हाथ से मैला उठाना वाले जो कार्मिकों के जो है नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम की बात करें, यह कानून सिर पर मैला ढोने की जो है अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था। समझ गए? याद रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करें, आदिवासियों की मांग। और याद रखिए 1989 का कानून की बात करते हैं तो आदिवासी कार्यकर्ता जैसे सीके जानू इस कानून का उपयोग अपनी जमीन वापस पाने के लिए करते हैं। उनका तर्क है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा किया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान आदिवासियों को उनकी जमीन के बेदखल करने की अनुमति नहीं देता है। याद रखिएगा। सरकारी नीति
और प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन जो बनी, केवल कानून बनाना काफ़ी नहीं है, इसलिए सरकार आरक्षण, रिज़र्व जैसी नीतियाँ लागू भी करती है। इसका उद्देश्य है उन समुदायों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर देना, जिन्हें जो है सदियों से इनका अधिकार से वंचित किया गया था, इसलिए आरक्षण की बात कही गई है। अब बात करते हैं कि लगभग एमसीक्यू हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता, छुआ-छूत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 है। अगर मान लीजिए पूछते दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचारी निवारण अधिनियम जो है किस वर्ष आया? तो 1989 में आया था। ठीक है? तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न क्या है बता दीजिए? तो तीसरा प्रश्न है हाशिए के समुदायों को शिक्षा और नौकरियों के अवसर देने वाली नीति क्या कहलाती है? आरक्षण कहलाती है, रिजर्व कहलाती है। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथा प्रश्न क्या है बता दीजिए? तो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए सख्त कानून किस वर्ष लागू हुए? तो ये हुए उपरोक्त में से ए और बी दोनों समय हुए थे, जिसमें 1993 और 2013 में ये संशोधन आया था। अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 5 की बात करें, संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है यह कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए? तो आर्टिकल 15 कहता है। अगर मान लीजिए 1989 के अधिनियम का क्या मुख्य विशेषता है? तो यह दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाली हिंसक और अपमानजनक व्यवहार को अपराध मानता है। अगर मान लीजिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे, 7वां प्रश्न है आदिवासी कार्यकर्ता जो है जानू कहते हैं, अनुसार आदिवासियों की जमीन छीनना किसका उल्लंघन है? तो संवैधानिक अधिकारों और 1989 के कानून का है। अगर मान लीजिए पूछे दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? दलित शब्द का अर्थ होता है, बता सकते हैं, तो दबाया गया या मतलब पीसा हुआ, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, क्या कोई निजी शिक्षण संस्थान आरक्षण की नीति को मानने से पूरी तरह इनकार कर सकता है? बता दीजिए, तो नहीं। नहीं, सरकार दिशा निर्देशक के तहत सामाजिक न्यायालय जो न्यायालय हैं या न्याय में नियम का पालन करना होता ही है, याद रखिएगा, इनकार नहीं कर सकते। हाशिया के समूहों द्वारा समानता की मांग का आधार क्या था? संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का जो है समानता दी गई है कि आप भी मौलिक अधिकार के हिस्से हैं। जन सुविधा जन सुविधा क्या है? चलिए जानते हैं। जन सुविधाएँ क्या है? हम इसके बारे में समझेंगे। तो जन सुविधाएँ वह आवश्यक सेवाएँ हैं, जो समाज के सभी लोगों के लिए अनिवार्य होती है। याद रखना है। पीने का पानी, स्वच्छता, बिजली और सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं, बस, ट्रेन, स्कूल, ये सभी आएँगे, याद रखना है। और भी बात करें, इनकी मुख्य विशेषता यह है कि एक बार इनका निर्माण हो जाने के बाद बहुत से लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए गाँव में बना एक स्कूल कई बच्चों को शिक्षा देता है, शिक्षित करता है। क्लियर हो गया? जीवन का आधिकारिक और जो अधिकार है या पानी की बात करेंगे, ठीक है? आधिकारिक और पानी की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब जीवन का अधिकार से संबंधित है, इसको हटाइए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में पानी का अधिकार जो है भी शामिल है। याद रखिएगा, जीवन का अधिकार या आपसे पूछेगा जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 है संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 21 वो पता है जीवन के आधार में पानी का अधिकार ज़रूरी है, पानी को बचाइए, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चाहे वह अमीर हो या गरीब, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीवन जिएगा नहीं। सरकार की भूमिका और राजस्व की बात करेंगे, चूँकि जन सुविधाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। इसलिए निजी कंपनी है, इनमें रुचि कम लेते हैं क्योंकि इसमें मुनाफ़ा कम होते हैं। सरकार की बात करें, सरकार इन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से लाती है? इसका मुख्य स्रोत जो है जनता द्वारा दिया गया कर, टैक्स है। संसद में पेश होने वाले बजट के माध्यम से सरकार बताती है कि वह इन सुविधाओं पर कितना खर्च करेगा। अब बात करते हैं निजीकरण और सरकारी का जो है आपूर्ति की बात करें, मतलब निजीकरण और सरकारी के बीच का जो युद्ध है, तालमेल है, वो देखते हैं। अक्सर यह बहस होती है कि क्या पानी जैसी सुविधाओं को निजीकरण कर देना चाहिए? क्या प्राइवेटीकरण कर देना चाहिए? दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि पानी की आपूर्ति निजी कंपनियों को दी गई, ठीक है? वहाँ कीमतें बहुत बढ़ गई और दंगों जैसी स्थिति पैदा हो गई, जैसे बोलीविया में हो गया था। सफल उदाहरणों में जो है ब्राज़ील का नाम आता है।
सफल में, मतलब सही में, जो कि पोट्री यहाँ पे है पोर्टो एलेग्रे नामक जो जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पे होता है, जहाँ सरकारी जल विभाग ने कुशलता से काम किया और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई थी। तो अच्छा हुआ था, सरकार ने अच्छी की। प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन-सी सेवा जो है जन सुविधा के अंतर्गत आती है? तो हम बताएँगे शुद्ध पेयजल, बिजली और सार्वजनिक परिवहन, ये सब आते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पानी का अधिकार को जो है जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो आर्टिकल 21 बताया गया है। अगर मान लीजिए तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न है जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की होती है और किसी की नहीं होगी। और बात करें चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथा प्रश्न है सरकार जन सुविधाओं पर होने वाले खर्च के लिए धन मुख्य रूप से कहाँ से लाती है? तो जनता के द्वारा ही भरे गए टैक्स द्वारा यूज़ करती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, बजट की बात करें, बजट के माध्यम से सरकार क्या घोषित करती है? तो पिछले साल के खर्च और अगले साल के योजनाओं के से जो धन विवरण होता है, उसकी चर्चा करता है, याद रखिएगा। आय व्यय की विवरण की बात करेगा। प्रश्न नंबर 6 है कि सुलभ इंटरनेट जो इंटरनेशनल है, सुलभ जो इंटरनेशनल नामक संस्थान है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करती है? तो स्वच्छता और शौचालय के निर्माण में काम करती है। अगर पूछे 7वें प्रश्न की बात करेंगे, 7वां प्रश्न है किस देश के शहर जो है पोर्टो एलेग्रे, एलेग्रे बोलते हैं, एलेग्रे जो कि ब्राज़ील में है, याद रखिएगा, जो कि सरकारी जल विभाग में ने जो है सफलतापूर्वक पानी का जो है पानी देने की सुविधा दी थी, पहुँचाई थी, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए जन सुविधाओं की सबसे बड़ी विशेषता जो है क्या है बताइए? तो एक बार सुविधा बनने पर उसका लाभ बहुत से लोग उठा सकते हैं, यही जन सुविधा है। सामूहिक लाभ कर सकते हैं। 9वें प्रश्न की बात करें, पानी का निजीकरण करने से क्या समस्या उत्पन्न होगा? क्योंकि पानी की कीमत अगर बहुत बढ़ जा सकती है, तो गरीबी बहुत ही दिक्कत होगा, गरीब लोगों के लिए भूखा मर जाएँगे और ये बहुत गड़बड़ है, कीमत बढ़ जाएगी, गरीबों को लिए पानी लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है स्वच्छता का अभाव। स्वच्छता का अभाव जो है किस तरह की बीमारियों का कारण बनता है? तो हम बताएँगे पानी से फैलने वाली बीमारी जैसे हैजा और दस्ता। दस्ता बोल रहा हूँ, दस्त, हैजा और दस्त। गैर सारांश कानून और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तो मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे, तो बाज़ार में अक्सर मज़दूरों को कम वेतन दिया जाता है। उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम कराया जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन कानून बनाया है। सरकार को नियमित रूप से इस वेतन में सुधार करना होता है, ताकि मज़दूर के साथ या मज़दूर का शोषण ना हो सके। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सुरक्षा कानून और उनका क्रियान्वयन की बात करेंगे, ठीक है? तो सुरक्षा कानून के तहत देखा जाए तो सरकार का काम है केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि यह देखना कि जो कंपनी है, सुरक्षा या जो भी मानक है, उसका सुरक्षक जो है सुरक्षा के रूप में उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जैसे मान लीजिए भोपाल गैस त्रस्ती जो है हुआ था 1984 में, ठीक है? यह दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी थी, मतलब भीषण हानि हुआ था और कई लोग मरे थे। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी के कारखाने थे, याद किया, जो कि जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी। इससे कई लोग मर गए थे, सांस लेना बंद हो गया था। कारण क्या था कि कंपनी ने लागत कम करने के लिए सुरक्षा उपकरणों को नजरअंदाज किया और भारत सरकार ने सुरक्षा कानून भी ढीले थे, इसके कारण हो गया। पर्यावरण की सुरक्षा की बात करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा की बात करें तो 1980 के दशक तक भारत में पर्यावरण को एक मुफ्त सुविधा माना जाता है, एक मुफ्त सुविधा माना जाता है। भोपाल त्रासदी के बाद सरकार ने कड़े पर्यावरण कानून बनाए। अब प्रदूषण फैलाने वाले ही हर्जाना भरेंगे, याद रखिएगा, यह सिद्धांत अपनाया जाता है और न्यायालय है, न्यायालय ने भी कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, तो ध्यान रखते हुए काम करेंगे। अब चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है सरकार की जिम्मेदारी। एक निजी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है मुनाफा कमाना होता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास के नाम पर गरीब और मजदूरों के अधिकारों की बलि न चढ़ाई जाए।
अब इसका एमसीक्यू की बात करें, पहले प्रश्न की बात करें, न्यूनतम वेतन कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि मज़दूरों को उनकी मेहनत का उचित और न्यूनतम वेतन मिल सके। ये बात ध्यान रखना है। भोपाल गैस त्रस्ती जो हुआ था 1984 में हुआ था, ये हम जानते हैं, जो कि 2 से 3 दिसंबर की रात हुई थी। अगर मान लीजिए प्रश्नकाल तीसरा पूछा जाए कि भोपाल स्थिति यूनियन कार्बाइड के कारखाने में कौन-सी जहरीली गैस लीक हुई थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था, ये नहीं हुआ था, गलत बात। ये हुआ था क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे एएमआईसी बोलते हैं, एएमआईसी बोलते हैं। याद रखिएगा। मिक बोलते हैं। आगे बात करते हैं, भोपाल गैस त्रस्ती का मुख्य कारण है कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखा करना या लागत की कटौती करना। इसके कारण हो गया। 5वां प्रश्न है कि न्यायपालिका के अनुसार स्वच्छ हवा और पानी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो आर्टिकल 21 के अधिकार 21 लिखा गया, क्योंकि जीवन का अधिकार उसी में है। और बात करेंगे प्रश्न नंबर 6, औद्योगिक सुरक्षा के संदर्भ में। औद्योगिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए बताइए? तो सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए और नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, प्रदूषण फैलाने वाले जो होते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले ही हर्जाना भरेंगे, यह सिद्धांत जो है का अर्थ क्या था? तो प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी या व्यक्ति जो हैं, ही सफाई और नुकसान का भरपाई करेंगे। 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि बाज़ार में उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए कौन-सा कानून बनना है, मतलब कौन-सा कानून बनेगा? तो वो बोलेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनेगा। अगर मान लीजिए निजी जो कंपनी होते हैं, सुरक्षा मानकों में कटौती क्यों करते हैं बताइए? निजी कंपनी जो प्राइवेट होते हैं, तो मुनाफ़ा बढ़ाने और लागत कम करने के लिए करते हैं, ये याद रखिएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे, समाज के सभी वर्ग, विशेषकर कमज़ोर वर्गों पर जो है उनका हक और सुरक्षा दिया जाए। और बात करें, अब देखते हैं राजनीतिक रूप से कक्षा 8 का एमसीक्यू, जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसको हम क्लियर करते हैं। कोशिश करते हैं कि 50 खत्म हो जाए। तो देखिए, भारतीय संविधान जो सभा का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो हम बताएँगे 1946 में किया गया था गठन। अगर पूछ दे संविधान के किस भाग को जो है उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। संघवाद से क्या तात्पर्य है बताइए? संघवाद से है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना ज़रूरी है। अगर भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो राज्य का धर्म से पूर्ण अलगाव और सभी धर्म को समान रूप से मानना। अगर मान लीजिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे, 5वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अंतिम सफल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बता दीजिए। तो 2006 में हुआ था। ये बात भी आप समझ गए। 6 प्रश्न की बात करेंगे, तो लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, जो राज्यसभा का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है, वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी। और इसी में बात करेंगे, संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल जो होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जो है, सरकार के कामकाज की जानकारी लेना और उसे नियंत्रित करने के लिए प्रश्नकाल आते हैं। जवाबदेही कहिए, सरकार का जवाबदेही देना है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2006 में लागू हुआ था। और भी बातें करेंगे, रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था, का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था? क्योंकि यह बिना मुकदमा चलाए जेल भेज देना या दमनकारी कानून था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगा सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में। और भी पूछेगा, न्यायिक समीक्षा की बात करेगा। न्यायिक समीक्षा की बात करेगा, तो बताइए न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हम बताएँगे न्यायपालिका को प्राप्त है। किसे? न्यायपालिका को। अब बताइए, वर्तमान की बात करते हैं। बताएँगे वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर आपसे पूछे 14वां प्रश्न पूछते आपसे और पूछे कि बताइए चोरी, डकैती, हत्या के मामले में किस कानून के अंतर्गत आता है? बता दीजिए। तो फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है। अगर एफआईआर का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? तो एफआईआर का आएगा तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आएगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछे संविधान का अनुच्छेद 22 जो है 22 जो है
गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार देता है? तो गिरफ्तार व्यक्ति को उपरोक्त में से सभी देंगे, क्योंकि गिरफ्तार के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होने का अधिकार है, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है, गिरफ्तार का कारण जानने का अधिकार है। अगर मान लीजिए पूछे 17वां प्रश्न, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। क्या होता है? मूल निवासी होता है। आपसे पूछेगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है आदिवासी का है, बता दीजिए। तो 8% हिस्सा आदिवासी का है। अगर पूछे 19वां प्रश्न पूछते 19वां प्रश्न है कि सच्चर सच्चर समिति 2005 का गठन जो है किस समुदाय की स्थिति की जांच के लिए किया गया है? तो हम बताएंगे मुस्लिम के लिए लाया गया था सच्चर समिति। अस्पृश्यता का जो छुआछूत जो हम बोलते हैं, ये उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? बता दीजिए। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत की दूर करने के लिए। अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, अत्याचार निवारण अधिनियम जो है किस वर्ष बनाया गया? तो हम बताएंगे 1989 में किया गया। सुलभ इंटरनेशनल संस्थान जो है, बताइए का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वच्छता और शौचालय का निर्माण करना। समझ गए? अगर पूछे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है स्वच्छ जो होता है, स्वच्छ पेयजल को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो हम बताएंगे अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। अगर भोपाल गैस त्रासदी जो होते हैं, वो बताइए 1984 में के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो हम बताएंगे यूनियन कार्बाइड थी। भोपाल गैस त्रासदी जो होता है, लीक होने वाली जहरीली गैस कौन सी है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। चलिए आगे बात करते हैं प्रदूषक भुगतान, बताइएगा सिद्धांत का क्या अर्थ है? बता दीजिए। तो ये प्रदूषण फैलाने वाली जो कंपनी होती है, प्रदूषण फैलाने वाली जो कंपनी है, कंपनी ही नुकसान की भरपाई करेगी। विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं, चुनाव जो है कौन कराता है? तो निर्वाचन क्षेत्र के जो वयस्क जनता है वो करवाते हैं, जनता करवाती है। डायरेक्ट सवाल। सरकार के किस अंग का काम कानून बना है? बताइए। मतलब सरकार ने किस अंग का काम कानून बनाना है? बताइए। मतलब सरकार के लिए कानून बनाना किसका काम है? तो ये विधायक का काम है। यही था। हास्यकरण का क्या अर्थ है? बताइए। हास्यकरण का अर्थ बताइए। हास्यकरण का है कि समाज के किनारे पर धक्के दिए जाने वाले को हम हास्यकरण कहते हैं। याद रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, याद रखना है। अगर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ये आप जानते हैं। अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हम अभी पढ़े 6 वर्ष का है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे 1 मिनट, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए 6 वर्ष का शो करता है, ठीक है? यहाँ पे 6 वर्ष दिया है इसलिए, लेकिन अगर यहाँ पे अस्थायी सदन नहीं रहता, कभी भंग नहीं होता, तब हम आंसर 6 वर्ष लगाते। लेकिन ये दिया हुआ है तो ये आंसर होगा, अस्थायी सदन होता है, ठीक है? अगर पूछे ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, याद रखिएगा। अगर पूछे कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, यह क्या कहलाता है? तो कानून का शासन कहलाता है, याद रखिएगा। अगर पूछे संविधान का अनुच्छेद 39 ए क्या सुनिश्चित करता है? बताइए। 39 ए जो है क्या सुनिश्चित करता है? तो गरीबों को मुफ्त जो है कानूनी सहायता करता है, उपलब्ध कराता है। अगर पूछे कि जन सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ की है। अगर सिर पर, याद रखिएगा, मैला ढोने की प्रथा जो थी वो अवैध कब घोषित किया गया? तो 1993 में किया गया, सख्त कानून बना 2013 में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे शक्तियों का पृथकीकरण, जो पृथकीकरण होता है, बताएंगे क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। चलिए भारतीय संविधान का अभिभाव या संरक्षक किसे
कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, न्यायपालिका को कहते हैं। अगर दीवानी कानून की बात करें किससे संबंधित है? दीवानी कानून किससे संबंधित है? ज़मीन के सौदे और किराए के विवाद और तलाक से संबंधित है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है बता दीजिए? तो बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। अगर राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हम बताएँगे 245 होते हैं। अगर मान लीजिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगर पूछे भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? बता दीजिए 18 वर्ष होती है। अगर आपसे पूछे जनहित याचिका पीआईएल का क्या लाभ है? तो इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था दूसरों को या दूसरे के हक के लिए अदालत जा सकती है। याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे अल्पसंख्यक शब्द का आधार क्या हो सकता है? तो हम बताएँगे उपरोक्त में से सभी धर्म, भाषा, संस्कृति सब हो सकता है। अगर पूछे आदिवासी अपनी धार्मिक प्रथाओं के मुख्य रूप से किसकी पूजा करते हैं? तो हम बताएँगे प्राकृतिक आत्मा और पूर्वजों की पूजा करते हैं। बताइएगा। सेंसरशिप की बात करेंगे, तो सेंसरशिप का क्या अर्थ होता है? तो सरकार द्वारा मीडिया की सामग्री को दिखाने से रोकना या नियंत्रित करना होता है सेंसरशिप। अगर पूछे न्यूनतम वेतन कानून किसके हित में बनाया गया? तो हम बताएँगे मज़दूरों के हित में बनाया गया है। अगर पूछे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अपना कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, यह जो है सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया पॉलिटिकल का खत्म 6 टू 8। अब नेक्स्ट आएगा 6 टू जो है 8 से बायोलॉजी का आएगा। इसी तरह 6 टू 8 से फिजिक्स का आएगा, 6 टू 8 से केमिस्ट्री का आएगा। इस तरह खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आएगा 11 टू 12 हिस्ट्री, 11 टू 12 बायोलॉजी, पॉलिटिकल, इसी तरह। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए।